आप दिल्ली डेयर डेविल्स में विराट कोहली को रिप्लेस करके सिलेक्ट हुए थे। डेयर डेविल्स की बैटिंग इतनी स्ट्रांग थी कि विराट कोहली का कहीं तक उस लेवल पे कोई चांस नहीं था खेलने का, क्योंकि उस टाइम पे विराट कोहली इतने मैच्योर नहीं थे। वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, AB डिविलियर्स 5-6 प्लेयर ऑफ बैट्समैन थे जहाँ पे विराट कोहली जगह नहीं बनती थी। एज ए फास्ट बॉलर उन्होंने मुझे पिक किया दिल्ली ने, क्योंकि दिल्ली के पास 3 ही फास्ट बॉलर थे, 4th फास्ट बॉलर मैं था। ड्रेसिंग रूम होता है, इसका क्या सच है? मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो हम लोगों को नहीं पता? ड्रेसिंग रूम बिग बॉस तो है नहीं कि लाइव सब कुछ चल रहा है। ड्रेसिंग रूम के अंदर प्लेयर्स थोड़ी सी अपनी चीज़ें छुपा के रखते हैं, प्राइवेसी है प्लेयरों की। सर ILC लीग के बारे में बताएं कि क्या विजन है ILC लीग का जो आपने स्टार्ट किया? हमारा ये प्लान था कि MS धोनी, रोहित शर्मा जो रिटायरमेंट के पास आते जा रहे हैं, जिसमें मोहम्मद शामी, अगर हमारी लीग बड़ी हुई हम उनको अफोर्ड कर पाए तो हम उनको भी चाहेंगे वो प्लेयर भी हमारे यहाँ। ऐसी लीग हैं जो लेजेंड्स जो बहुत बड़ी बन सकती हैं एज ए बिजनेस मॉडल भी, तो उसमें सब रिटायर्ड प्लेयरों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। आपका सर कोई NGO भी है? मेरी PS फाउंडेशन है, अभी 4 साल हो गए। पहला प्रोग्राम था, उसमें हमने 20 बच्चों को हेल्प की थी, जिसमें कुछ किट्स और एक हमने टूर्नामेंट भी करवाया था। सारा फ्री ऑफ कॉस्ट? सारा फ्री ऑफ कॉस्ट किया था। मैं आपको कुछ प्लेयर्स के नेम देती हूँ, आप उनके बारे में बताएं। विराट कोहली एग्रेसिव, जितना एग्रेसिव रहता है विराट कोहली उतना अच्छा परफॉर्म करता है। जब प्लेयर्स में पार्शियलिटी की जाती है, स्टार प्लेयर्स और डिफरेंट जो न्यू प्लेयर्स आते हैं, जो कुछ स्टार प्लेयर्स हैं उनको एडवांटेज ये मिलता है कि वो नेट में बैटिंग लंबे टाइम तक करते हैं, कुछ एडवांटेज उनको मिल जाता है। आप डोप टेस्ट में भी फेल हुए थे। हाय एवरीवन, आज हमारे साथ हैं प्रदीप सांगवान, जिन्होंने सारे क्रिकेट्स खेले हैं, सारे मैचेस खेले हैं हर टाइप के, और T20 वर्ल्ड कप का अपनी बॉलिंग स्किल से मैच ये जीते हैं और बहुत ही सुपर टैलेंटेड है। और इन्होंने अभी लेटेस्ट ILC T20 लीग स्टार्ट की है और बहुत इनकी पूरी जर्नी का हम कवर करेंगे, अप्स एंड डाउन्स, इनसाइड IPL टीम में क्या होता है, और बहुत सारे मोटिवेशन क्वेश्चंस मैंने अपने अपकमिंग पॉडकास्ट पोस्ट किया था, जिसमें मुझे क्वेश्चंस किए गए थे, कुछ DMs आए थे जो हम सारे क्वेश्चन सर से पूछने वाले हैं। आज बहुत मज़ा आएगा इस पॉडकास्ट में, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे। थैंक यू सो मच। ओके, तो आपकी ये क्रिकेट जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? बेसिकली मेरे बड़े भाई खेलते थे पहले क्रिकेट, तो फैमिली से इतना सपोर्ट नहीं था, क्योंकि जिस जगह से हम लोग आते हैं हरियाणा से, वहाँ पे रेसलिंग और बॉक्सिंग को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज ए गेम चॉइस। तो क्रिकेट उस टाइम पे इतना आगे भी नहीं था, कमर्शियली भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। और फैमिलीज को बैकअप भी नहीं मिलता था। तो मेरे भाई ने जब छोड़ा तो उनकी इच्छा थी कि मैं क्रिकेट स्टार्ट करूँ, और मुझे क्रिकेट पहले से बहुत पसंद था। बचपन से? कौन सी एज से? आई वाज स्टार्ट प्लेइंग जब मैं 4 से 5 साल का था, बट छोटा था, खेलता था। बट धीरे धीरे जब मैं 7th 8th तक आया तो मैंने स्कूल्स क्रिकेट में थोड़ी स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद 5 साल के बच्चे को पता ही नहीं होता, मतलब आपको तब से पैशन है? मतलब हाँ जी, बिल्कुल शौक था। बट प्रोफेशनली जब मैंने स्टार्ट किया, जब मुझे बड़े भैया ने, संदीप भैया ने जब मुझे सपोर्ट किया कि हाँ इसको खिलाते हैं, और तब मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी। तब मैं 10 साल का था। तब मैंने एकेडमी ज्वाइन की। फिर बेसिक्स कोचिंग जो होती हैं, कोचिंग के लेवल हैं, वो सब क्लियर किए। जो वहाँ पे हमारे कोच थे वो बड़े इम्प्रेस हुए कि उन्होंने फिर एज ए गाइड बोला कि इसको अब थोड़े अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहिए। तब उन्होंने मेरे फादर साहब से बात की, बड़े भाई को गाइड किया कि अब इनको एक प्रोफेशनल अकेडमी डाल देना चाहिए। फिर AN शर्मा जी हैं जो वीरेंद्र सहवाग कोच हैं, फिर उनसे मिला, वहाँ से मेरी क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हुई। और ये कौन सी एज से आपकी प्रोफेशनल क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हुई? ये जब मैं 13 साल का था तब मैं स्टार्ट की थी। और मैं लकीली 2 साल के अंदर ही दिल्ली के लिए स्टेट क्रिकेट खेल गया था, अंडर 15। 2002 में या 3 की बात है, तब मैं दिल्ली के लिए अंडर 15 खेला था। पहला सीजन मेरा इतना अच्छा नहीं गया, हालांकि दूसरे सीजन में पूरे इंडिया में मैं हाईएस्ट विकेट टेकर था। ओके, वेरी नाइस। और फिर सर आपने वर्ल्ड कप भी अंडर 19 प्ले किया था, जिसमें 5 विकेट्स लिए थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। हाँ जी, उससे पहले भी काफ़ी सारी जर्नीज़ हैं। जैसे अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले मैंने अंडर 19 स्टेट लेवल पे मैंने 2 सीजन हाईएस्ट विकेट टेकर रहा मैं पूरे नॉर्थ इंडिया से। उसके बाद मैं अंडर 19 की 1-2 सीरीज़ खेला हूँ, श्रीलंका टूर्स किए मैंने। विराट कोहली ने, ईशान शर्मा इज़ सेम बैच, हमारे बैच से था। तो ऐसे 3-4 क्रिकेटर थे जिन्होंने बैक टू बैक अच्छा किया। उसमें से मैं एज ए फास्ट बॉलर दिल्ली के लिए सिलेक्ट हुआ था, जो वर्ल्ड अंडर 19 वर्ल्ड कप जो मलेशिया में हुआ, आई वाज पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड कप।
ओके। आप दिल्ली डेयरडेविल्स में विराट कोहली को रिप्लेस करके सेलेक्ट हुए थे, जी। तो सर उसका बताएंगे? जब विराट कोहली को सिलेक्ट नहीं किया, उसमें ड्राफ्ट में चॉइस थी कि जो भी प्लेयर आप पिक करना चाहते हो, हाँ। तो एज ए चॉइस डेयरडेविल्स को मिली। डेयरडेविल्स की बैटिंग इतनी स्ट्रांग थी कि विराट कोहली का कहीं तक उस लेवल पे कोई चांस नहीं था खेलने का, क्योंकि उस टाइम पे विराट कोहली इतने मैच्योर नहीं थे। वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, AB डिविलियर्स, साथ में दो और स्ट्रॉन्ग ओपनर थे। शिखर धवन भी यहाँ दिल्ली में थे। ओके। 5-6 प्लेयर और बैट्समैन थे जहाँ पे विराट कोहली की जगह नहीं बनती थी ओके। उस टाइम पे, क्योंकि वो इतने मैच्योर, इतने रेडी भी नहीं थे। जो फिर एज ए फास्ट बॉलर उन्होंने मुझे पिक किया दिल्ली ने, ओके। क्योंकि दिल्ली के पास 3 ही फास्ट बॉलर थे, फोर्थ फास्ट बॉलर मैं था। ओके। तो बहुत- लकीली दिल्ली के लिए मैंने तीनों साल बहुत अच्छा भी किया। हम्म। तो आई थिंक वही एक रीज़न था कि दिल्ली के पास 5 बैट्समैन थे, तो विराट कोहली की जगह यहाँ नहीं बनती थी। ओके। बहुत इंस्पायरिंग है ये सर ये। और ये जो ड्रेसिंग रूम होता है, इसका क्या सच है? मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो हम लोगों को नहीं पता? ड्रेसिंग रूम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैंस को या पब्लिक को नहीं पता। हाँ। प्लेयरों की पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब आप साथ रहते हैं तो एज ए फैमिली आप बन जाते हैं। तो ऐसे इनसाइड बहुत सारी स्टोरियां हैं जो ड्रेसिंग रूम में प्लेयर डिस्कस करते हैं। टीम का जो बैड एक्सपीरियंस होता है एज ए सीरीज वाइज, मैचों वाइज, जो सिर्फ ड्रेसिंग रूम के अंदर रहना चाहिए, जो न्यूज़ ड्रेसिंग रूम के अंदर बात होती है उस बारे में। बहुत बार हुआ है, बहुत सारी सीरीज में हुआ है कि जब ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर चली जाती हैं तो वो मीडिया में भी आ जाती हैं, तो उससे टीम का माहौल ख़राब होता है। तो ऐसी मल्टीपल बहुत सारी चीज़ें हैं जो ड्रेसिंग रूम में प्लेयर डिस्कस करते हैं। ओके। जी। तो कुछ स्क्रिप्टेड, रियल, मतलब वो जो ड्रेसिंग रूम के अंदर हैं हाँ जी। और जो बाहर हैं, क्या वो सेम होते हैं लोग? ड्रेसिंग रूम के अंदर प्लेयर्स थोड़ी सी अपनी चीज़ें छुपा के रखते हैं। प्राइवेसी है प्लेयरों की, स्पेशली क्योंकि ड्रेसिंग रूम बिग बॉस तो है नहीं कि लाइव सब कुछ चल रहा है। तो प्लेयर्स जो ग्राउंड पे खेलते हैं, रियल लाइफ में उनकी पर्सनल लाइफ भी है जो वो किसी से शेयर नहीं करना चाहते। ओके। इसीलिए बहुत सारे क्रिकेटर आपने देखा होगा कि वो पब्लिक एरा से दूर रहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं रिसेंटली विराट कोहली ने यहाँ से मूव करके लंदन चले गए हैं, क्योंकि फैमिली भी डिस्टर्ब होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं जो प्लेयर्स दोनों जगह डिफरेंस रखते हैं। ओके। सर आपका फर्स्ट मैच एक्सपीरियंस, क्योंकि कोई फर्स्ट चीज़ फर्स्ट टाइम होती है, बहुत स्पेशल होती है, और आपका तो फर्स्ट एक्सपीरियंस, क्या आप नर्वस थे? हाँ, हर जो भी स्टेज लेवल होते हैं, जैसे अंडर 15 से लेके रणजी, IPL, अंडर 19 वर्ल्ड कप, या जो भी मैं इंडिया जितनी भी सीरीज में खेला हूँ, हर पहला मैच और पहला ओवर थोड़ा सा नर्वस होता है। बट जैसे जैसे आप खेलते रहते हैं तो आप यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है कि स्पेशली जब हम अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे थे, वहाँ पे 10 से 12 हज़ार दर्शक देखने वाले आए हुए थे मैचेस। उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, प्रेशर सिचुएशन में अपना फोकस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सेम IPL में किसी ग्राउंड में 50,000 लोग भी आते हैं। आई वॉज पार्ट ऑफ गुजरात टाइटंस, वहाँ 1 लाख लोग देखने आए हुए थे। तो उस टाइम पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि उस भीड़ में अपने आप को कंट्रोल करना और अपने माइंड लेवल को कंट्रोल करना। और जब परफॉर्मेंस प्रेशर आता है जी। गेम के टाइम पे, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं? परफॉर्मेंस प्रेशर एडवांटेज आपको तभी मिलता है अगर आप बचपन में अपने स्किल्स पे बहुत स्ट्रांग हैं, तो आप 98% चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेशर हर लेवल पे आता रहता है। बट जब आपकी स्किल्स और जब आप मेंटली स्ट्रांग हैं, आपकी फिटनेस और स्किल्स आपकी स्ट्रांग हैं, तो आप सारी प्रेशर वाली चीज़ें मैनेज कर लेते हैं एज ए प्लेयर। ओके। आप डोप टेस्ट में भी फेल हुए थे? हाँ, मैं गलती से मेरे को नॉलेज नहीं थी तब, 2013-14 की बात है। तो मेरे जिम ट्रेनर थे, उन्होंने गाइड किया, मेरा थोड़ा वेट पुट ऑन हो गया था, तो मैंने उनसे एडवाइस ली। तो उन्होंने एक टैबलेट का नाम बताया जो बेसिकली बैंड सॉल्ट था। और सर आपका क्या रहता है डाइट, मतलब आप कैसे फिटनेस और अपने अभी तो आप बिजनेस में भी हैं, तो ये कैसे हैंडल करते हैं इस बैलेंस को? बेसिकली जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो फिटनेस तो आप 12 घंटे में से 4 घंटे करते ही हैं, क्योंकि आप ऑन ग्राउंड भी कर रहे हैं, ऑफ ग्राउंड भी कर रहे हैं। बट डिफ़िकल्टीज़ तब आती है, तब आप क्रिकेट छोड़ देते हैं, उसके बाद तो डिफ़िकल्टीज़ आती है। तो आई थिंक उस टाइम पे
अपना 20 to 30 मिनट्स निकालनी बहुत ज़रूरी है डेली रूटीन में। और एज ए प्लेयर तो ट्रेनर होते हैं, मैश्योर होते हैं, डाइटिशियन अच्छे होते हैं, बट आप बिजनेस लाइफ में होते हैं तो आपके पास ट्रैवलिंग भी ऐड ऑन है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अलग और अलग तरीके का है। ऐसा कोई प्लेयर या स्ट्रॉन्ग प्लेयर मतलब स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने आपको मोरली सपोर्ट करा हो जब आप वीकेस्ट पॉइंट ऑफ लाइफ में हो? हाँ, बिल्कुल 2-3 ऐसे लेवल आए हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे उस टाइम पे रिक्वायरमेंट भी थी और मैं इतना मैच्योर भी नहीं था, और एज ए मेंटोर मुझे काफ़ी हेल्प की। वरिंदर सहवाग हैं जो Okay. नजगढ़ से मेरे वहीं से ही बिलोंग करते हैं, ओके और पूरी दुनिया पूरा देश जानता है कि कितने बड़े प्लेयर हैं। जी तो जैसे जब मैं बैन हुआ तब उन्होंने गाइड किया मेरे को। ओके जब मैं यंगेस्ट आईपीएल प्लेयर था तब उन्होंने मुझे गाइड किया कि घबराना नहीं है, छोटे हो तो क्या हुआ, तुम टैलेंटेड हो तभी इस लेवल पे पहुंच पाए हो। तो ऐसे कई बार लेवल आए हैं जहाँ पे मुझे 2-3 बार उन्होंने एज ए मेंटोर गाइड किया है। ओके तो वीरेंद्र साहब बड़े नाम है इसमें। ओके शिखर धवन भी कहते हैं कि आपके अच्छे दोस्त हैं, 15 साल की दोस्ती है, जी। तो उनका क्या आपकी लाइफ में रोल है? शिखर धवन मेरे साथ ऑलमोस्ट 16-17 साल खेले हैं, रणजी ट्रॉफी लेवल, आईपीएल में ऑन एंड ऑफ हम अलग अलग टीम से खेलते थे बट मिलते रहते थे। ओके सेम ईशांत शर्मा, तो हम सब ऑलमोस्ट एक ही बैच के हैं। हालांकि वो मेरे से 2 वर्ल्ड कप पहले खेले हैं अंडर 19, Okay. बट एज ए टीम पार्टनर, एज ए बॉन्डिंग मेरी बहुत अच्छी रही है शिखर धवन के साथ। Okay. और बहुत नाइस पर्सन है, ओके हंसी मजाक बहुत करते हैं, तो ऐसे इंसान के साथ रहने में अच्छा लगता है सबको। और सर आईएलसी लीग के बारे में बताएं कि क्या विजन है आईएलसी लीग का जो आपने स्टार्ट किया है? आईएलसी जैसे मैंने 20-22 साल क्रिकेट खेला दिल्ली के लिए, आईपीएल के लिए मैं 5 फ्रेंचाइजी खेला हूँ, तो अलग अलग। तो फिर एज ए बिजनेस मॉडल मेरे मन में था, और जितने भी क्रिकेटर जो रिटायरमेंट के बाद जिनके पास ऑप्शंस नहीं सिर्फ एकेडमी में कोचिंग करने के अलावा, तो उनके लिए एक अच्छी कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाई जाए जिसमें प्लेयर्स का बेनिफिट हो और जो फ्रेंचाइजी ओनर हैं उनका भी बेनिफिट्स हो। तो Okay. इसलिए ये मॉडल को इस तरीके से डेवलप किया गया है। लेजेंड लीग बहुत सारी हो रही हैं, बट हमने कोशिश किया कि इसमें डोमेस्टिक जो प्लेयर्स ज़्यादा रहें, क्योंकि जो डोमेस्टिक रिटायर प्लेयर हैं उनको ये इश्यूज आते हैं सब। ओके और यहाँ पे सारे लेजेंड्स जो रिटायर्ड हैं वो वापस लोग देख सकते हैं उनका मैच और गेम, तो गेम ऑन है उनका? बिल्कुल बिल्कुल गेम ऑन है। अगर जब तक आप फिट हो तो आप खेल सकते हो इसमें। इसके साथ साथ आपको विजिबिलिटी मिलती है, आप लाइव टीवी पे रहते हो। तो इवन जो जितने भी क्रिकेट एक्स क्रिकेटर जो रहे हैं अपनी लाइफ में, अगर वो फिट हैं तो वो अपनी जर्नी 10-15 साल और बढ़ा सकते हैं रिटायरमेंट के बाद भी। और आपका इसका विजन क्या है? विजन आईएलसी का बनाने का हमारा ये था कि हम 4 दोस्त हैं जो आईएलसी में एज ए पार्टनर जुड़े हैं। तो चारों के चारों दोस्त अलग अलग काम देख रहे हैं। जैसे मनीष हैं वो फाइनेंस देख रहे हैं, राहुल कमर्शियल इंडोर्समेंट देखते हैं, मैं प्लेयर्स देखता हूँ, एक हमारे लीगल देखते हैं जो एग्रीमेंट्स करते हैं, गौरव कमल। तो ऐसे हमने एज ए फ्रेंड 4 दोस्तों ने प्लान किया। उसके बाद इसको एज ए एकदम रैंडम आइडिया था या फिर कुछ किसका आइडिया कैसे आया ये? जैसे लेजेंड लीग्स 2-3 लेजेंड लीग्स और भी हुई हैं पहले, बट हमारा ये प्लान था कि हम है ना प्रॉपरली एज ए ग्रुप स्मार्टली, जैसे आईपीएल मॉडल है उस तरीके से ही लेजेंड्स का फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है। क्योंकि आगे आप देखोगे तो एमएस धोनी, रोहित शर्मा जो रिटायरमेंट के पास आते जा रहे हैं, हाँ जिसमें मोहम्मद शामी, अगर हमारी लीग बड़ी हुई हम उनको अफोर्ड कर पाए तो हम उनको भी चाहेंगे वो प्लेयर भी हमारे यहाँ खेले। डेफिनेटली। और फैन बेस तो इनका बहुत पूरा वर्ल्ड पूरा ही सोशल मीडिया आप आज देखें, आप विराट कोहली के 250 मिलियन फैन फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पे, एमएस धोनी की, रोहित शर्मा की। तो 1-2 ऐसी लीग हैं जो लेजेंड्स जो बहुत बड़ी बन सकती हैं एज ए बिजनेस मॉडल भी, तो उसमें सब रिटायर प्लेयरों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ओके तो ये एज ए बिजनेस मॉडल भी अच्छा है और एज ए लेजेंड्स जो रिटायर प्लेयर उनके लिए भी बहुत बेनिफिट रहेगा। ओके अभी आपका एक सक्सेसफुल पूरा टूर्नामेंट मतलब पूरा लीग हुआ है, अभी सेकंड लीग कब है सर इसके? सेकंड लीग का हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि वो ऑलमोस्ट आईपीएल से 1 महीना पहले हो या आईपीएल के इमीडिएटली 15-20 दिन के बाद हो। ओके अब विंडो जब भी हमें सोनी से विंडो या जियो से विंडो मिलेगी या किसी और अदर चैनल से मिलेगी तो हम अनाउंस करेंगे जल्दी। और सर मैंने ये देखा है कि जैसे आईपीएल में करप्शन या क्रिकेट ये पूरे इसमें करप्शन जैसा जो होता है, जो बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं
उनको वो उनको जाते हुए आपने कभी देखा है कि बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स और करप्शन? नहीं, अभी जैसे जब से स्टेट लीग्स बढ़ी हैं और रणजी ट्रॉफी में मैचेस लाइव होने लगे, करप्शन लेवल कम हुआ है। बट जूनियर क्रिकेट लेवल में बहुत करप्शन है, हर स्टेट में करप्शन है। जैसे आप कोई भी स्टेट उठा लो, वहाँ पे बच्चे की फैमिलीज पैसे देती हैं, क्योंकि वो मैचों का रिकॉर्ड इतने अच्छे तरीके से आते नहीं सामने। और सेकेंडरी क्या हो जाता है, वो उसमें लोग इतना नोट कर भी नहीं पाते, मीडिया भी इतनी इन्वॉल्व नहीं पाती। रणजी ट्रॉफी लेवल में करप्शन कम है, उस लेवल से स्टार्ट हो जाता है करप्शन कम होना। बट अंडर 15, 16, 15 और 17 पहले होता था, अभी 16 और 19 होता है। इस लेवल पे बहुत करप्शन होता है, हर स्टेट में करप्शन है, क्योंकि वहाँ पे 4-5 लड़के ऐसे होते हैं, हर स्टेट में 10 लड़के ऐसे होते हैं जहाँ पे पैसों से खेलते हैं, पैसे दे के उनकी फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ऐसे कुछ करप्शन है जो जूनियर लेवल पे हैं, बट सीनियर लेवल पे करप्शन बहुत कम है, क्योंकि सब कुछ मीडिया काफ़ी इन्वॉल्व है। 90% सीनियर लेवल के गेम सब लाइव हैं। तो वहाँ पे आप एक्सपोज भी हो जाते हो अगर आप टैलेंटेड नहीं हो तो। स्टार्टिंग में होता है, स्टार्टिंग में 100% करप्शन है और हर स्टेट में है। हाँ जी, आई थिंक मुझे लगता है कि स्पेशली जो जहाँ पे मेट्रो सिटीज़ है वहाँ ज़्यादा है। सर क्या आईपीएल पैसा छापने की मशीन बन चुका है? हाँ, बिल्कुल बन चुका है, पैसा छापने का मशीन बन चुका है, क्योंकि आज आईपीएल की आप एक टीम की वैल्यूएशन देखो तो 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए है। तो टीमों ने भी पैसा इंक्रीज किया है एज ए टीम ओनर्स, और प्लेयर भी बहुत पैसा छाप रहे हैं। क्योंकि उनका हार्डवर्क है, जिसमें जिससे आज आप प्रीमियम जो ए कैटेगरी के प्लेयर्स हैं, जिसमें विराट कोहली, ऋषभ पंत, जो अच्छे प्राइस पे 15 करोड़ से लेके 30 करोड़ के बीच में विंडो में खेल रहे हैं। 2 महीने की लीग है, तो दोनों तरफ पैसे अच्छे बन रहे हैं। प्लेयर्स को भी मिलता है? प्लेयर को पूरा पैसा मिलता है। पूरा पैसा मिलता है। जो पैसा अनाउंस होता है वो पूरा पैसा उस विंडो टाइमिंग के बीच में मिल जाता है। आपके ड्यूरिंग द मैच कोई ऐसा प्लेयर जिसमें आपको लगा हो कि इसमें सबसे ज़्यादा ईगो है? ये इंडिविजुअल लगता है कभी कभी, कैसे जैसे मैंने जो पर्सनली फील किया है, ईगो सब प्लेयरों में नहीं है, कुछ प्लेयरों में लगता है। मुझे लगता नहीं ईगो नहीं है, वो पर्सनल उनका माइंड थॉट या उनकी पर्सनैलिटी ऐसी बनी हुई है। जैसे युवराज सिंह का हमने सुना था तब कि युवराज सिंह से कोई बात करेगा तो डांट देगा किसी को, और तब बट जब हमने जाना कि वो जब उनको जान लिया तो उनमें कोई ईगो ही नहीं है। बट क्या है, ये कुछ ऐसे नॉन आदमी हैं जिनमें ईगो ऐसा लगता है देखने से, वो लिमिटेड लोगों के साथ जानते हैं या उनके साथ घुल मिलना चाहते हैं। सेम हार्दिक पांड्या, सेम ऐसा केस था, मेरे साथ मुंबई इंडियंस में थे। तो ऐसा लगता है कि लोगों की ये बड़े ईगोस्टिक है, बात नहीं करते, थोड़ा सा हवाबाजी में रहते हैं लोग, ऐसे मतलब पब्लिकली लोग बोलते हैं। जैसे मेरे कुछ नॉन लोग भी हैं, वो दिल्ली से हैं या दोस्त लोग हैं, कि इनका बिहेवियर ऐसा लगता है ऑफ द फील्ड, और बाहर लोग ऐसे सोचते रहते हैं ऐसे प्लेयरों के बारे में, बट ऐसे है नहीं। जिनको जानते हैं उनसे बहुत अच्छे से हैं, बाकी लोगों से बात नहीं करते। कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो जल्दी घुल मिल जाते हैं हर इंसान के साथ। प्लेयर्स के बारे में ही बात करते हैं सर, मैं आपको कुछ प्लेयर्स के नेम देती हूँ, आप उनके बारे में बताएं कि आप कैसा है, मतलब वन लाइनर फॉर देम। ठीक है, सचिन तेंदुलकर, गॉड, क्रिकेट गॉड। MS धोनी, कूल, मतलब वो काम एंड कूल रहते हैं। उनके डिसीजन हमेशा, मतलब मुझे लगता है कि 98% डिसीजन को हमेशा क्लियर और मतलब जो लेते हैं वो मतलब वो वैसा ही होता है। तो मैं काम एंड कूल बोलूँगा उनको जी, एक वर्ड में। विराट कोहली, अग्रेसिव, क्योंकि वो उनके अग्रेशन की वजह से उनकी परफॉर्मेंस में मुझे लगता है अग्रेसिव, जितना अग्रेसिव रहता है विराट कोहली उतना अच्छा परफॉर्म करता है। तो अग्रेसिव उनके लिए एक सिंगल ऐसा वर्ड है जो मतलब। ओके, सहवाग अटैकिंग। हाँ जी, मतलब एज ए बैट्समैन वो एज ए अटैकिंग रहे हैं, तो मुझे लगता है अटैकिंग एक सिंपल ऐसा वर्ड है जो उसके लिए उन पे फिट बैठता है। कपिल देव मेरे जमाने का नहीं है, बट मैंने एज ए ऑलराउंडर, एज ए प्लेयर बहुत फॉलो किया है। तो कंप्लीट अगर एक वर्ड कहेंगे तो एज ए, क्योंकि ऑलराउंडर, कंप्लीट ऑलराउंडर उन्हीं को बोला गया है इंडिया में। मैंने कभी खेलते हुए नहीं देखा, बट मैंने सुना कि वो कंप्लीट बेस्ट ऑलराउंडर थे आज तक हिस्ट्री के इंडिया के। तो मैं कंप्लीट प्लेयर भी बोल सकते हैं उनको, या कंप्लीट स्पोर्ट्स पर्सन भी बोल सकते हैं। तो अगर इनमें से बोलेंगे कि बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल, सचिन, विराट कोहली, MS धोनी एंड कपिल देव में से अगर हम, आपकी चॉइस रहेगी तो कौन रहेगा?
मेरे ख्याल से जितना मैंने, क्योंकि जब मैं अंडर 17-19 पे था तो मैंने इंडियन टीम के एक बार मुझे मौका मिला, नेट पे बोर्ड डालने गया था मैं पालम ग्राउंड में। तो मैंने सबको बोर्ड डाली। सचिन तेंदुलकर को ऐसे लगता था बोर्ड डालते हुए कि इसको आउट करना बहुत डिफिकल्ट है, कितना टाइम है इस इंसान के पास। हाँ। तो मुझे लगता है कि एज ए क्रिकेटर भी, एज ए इंसान भी, क्योंकि मैं मुंबई इंडियंस में भी रहा हूँ 2 साल, तो मतलब इतने अच्छे और इतना बड़ा प्लेयर होने के बाद वो इतने तमीज़ है उनको हर इंसान से, हर बच्चे से बात करने की, हर बूढ़े से बात करने की। तो मतलब मुझे लगता है कि संपूर्ण गुण है जो सचिन के अंदर है। तो सचिन मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, All time हर favorite. तरीके से, ओके। एज ए ह्यूमन पर्सन भी और एज ए क्रिकेटर भी। बहुत काइंड है वो। हाँ जी, बिल्कुल। और ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिनको आउट करके आपको बहुत मजा आया? ऐसे कुछ मूवमेंट्स हैं अलग अलग जगह पे। जैसे एक रणजी ट्रॉफी फाइनल मैच था अगेंस्ट उत्तर प्रदेश। वहाँ पे उन लोगों ने लीड ली थी हमसे हमसे आई थिंक 70 रन की लीड ली हुई थी। गेम बड़ा ऐसा लग रहा था कि दिल्ली बहुत डिफिकल्ट है, मतलब हमारी टीम दिल्ली नहीं जीत पाएगी। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने आके एक ही स्पेल में, मतलब पहले 2-3 ओवर में ही मैंने 3 आउट कर दिए थे। तो ऐसे मल्टीपल ऐसे एक स्पेल नहीं है, काफ़ी सारे मैचेस हैं, बट 2 मैच बड़े स्पेशल हैं। और सेम ऐसे एक आईपीएल गेम चल रहा था, सेकंड आईपीएल थी, साउथ अफ्रीका में आईपीएल हो रही थी। तो एडम गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलिया के बड़े खतरनाक बैट्समैन हैं, ओके। वो सबको मार रहे थे। तो मैंने जैसे ही बॉल ली और मैंने उनको आउट कर दिया। ओके। तो और वो मैच जीतना बहुत क्रूशल था। हम लोग फिर क्वालिफाई भी किए थे आईपीएल के सेकंड सीजन में। तो ऐसे मल्टीपल बहुत सारी मूवमेंट्स हैं, अंडर 19 में भी हैं और रणजी ट्रॉफी लेवल पे भी हैं, क्योंकि जर्नी मेरी 20-22 साल की जर्नी रही क्रिकेट की। तो काफ़ी सारी मूवमेंट्स हैं एज ए बॉलर, एज ए क्रिकेटर, जहाँ पे मतलब, पर ये 2 मूवमेंट बहुत स्पेशल है। प्रेमानंद जी महाराज, जो काफ़ी इनकी वीडियोस मैं देखती हूँ और आप भी शायद देखते हैं, तो जैसे विराट कोहली जी वहाँ गए और उनका गेम में भी लोगों को लगता है, सोशल मीडिया में तो ये दिखा रहे हैं कि गेम चेंज हुआ। और क्या आपकी भी एस्पिरेशन है वहाँ पे विजिट करने की? हाँ, मैं भी फॉलो करता हूँ उनको, मतलब सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे। जब भी वो बोलते हैं तो मतलब जो भी किसी पब्लिक के या किसी भी उनके भगत के जो क्वेश्चन होते हैं, हमेशा ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक्यूरेट वो बोल रहे हैं। तो एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी लगती है कि बड़ी पॉजिटिव एनर्जी हैं प्रेमानंद जी। तो मेरा भी मन है कि मैं इन फ्यूचर में जाऊँ, और जब कोई भी पॉजिटिव एनर्जी किसी जुड़ती है तो परफॉर्मेंस बेटर होने के चांसेस हमेशा हाई होते हैं। तो मे भी हो सकता है कि विराट कोहली को वहाँ से कुछ अच्छी एनर्जी मिल रही हो। पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव एनर्जी मिली हो, क्योंकि वो एज ए प्लेयर तो स्टार्टिंग से बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। एक बीच में एक पैच था जहाँ पे 2 साल का, 1.5-2 साल का, जहाँ पे कोई भी क्रिकेटर सबके साथ हुआ है। इवन सचिन तेंदुलकर के साथ भी हुआ है कि जब वो 1 साल 8 महीने आउट ऑफ फॉर्म थे। तो बट ये भी हो सकता है कि उनको वहाँ से कुछ बड़ा पॉजिटिव फील हो रहा हो। बट मेरी भी इच्छा है कि मैं आगे लाइफ में एक बार जरूर जाऊँ और उनसे अपने 1-2 जो मन के क्वेश्चन है जो जरूर पूछूँ मैं। उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। जी जी, बहुत बिल्कुल ज़्यादा। बिल्कुल। तो आप गॉड में बिलीव करते हो? हाँ, मैं बिलीव करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। मेरे फादर साहब भी, इवन जो हमारे ऑफिस के नाम है वो भी माँ दुर्गा के नाम से ही है दोनों। ओके। तो मैं बिलीव करता हूँ। माता की भक्ति हमारे घर में फैमिली में भी करते हैं। मैं भी पहले तो नहीं जा पाता था, अब मैं कोशिश करता हूँ साल में एक बार जरूर माता को जाऊँ, वैष्णो देवी। वैष्णो देवी। तो ऑन एंड ऑफ मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे मैं कोशिश करूँ जाने की। तो एक कनेक्शन बना हुआ है। क्या क्रिकेट में मैच फिक्सिंग के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? मैच फिक्सिंग के बारे में मेरे को इतना इंटरनल तो नहीं पता क्या होती है, कैसे होती है, बट प्लेयरों को लोग जो भी बड़े लेवल पे खेल रहे होते हैं, तो जितने भी बुकीज या जो इस लेवल के लोग होते हैं वो फॉलो जरूर करते हैं। क्योंकि मेरे को भी 2-3 बार मिले हैं जब Okay. जब प्लेयर्स कभी भी पार्टी में जाते हैं या उनके दोस्त सर्कल से ही लोग उनको अप्रोच करते हैं। ओके। बट वो तो प्लेयर टू प्लेयर है कि वो अपने अपने रिस्पेक्ट के लिए एज ए प्लेयर अपनी फैमिली या अपने ईमान को बेचना चाहता, नहीं बेचना चाहता। क्योंकि जब भी आप कंट्री खेल रहे हो या आप जब भी किसी लेवल पे खेल रहे हो तो आप करप्शन और इस तरफ घुस रहे हो तो लोग आपको हमेशा मिलेंगे, क्योंकि क्रिकेट में बहुत पैसा इन्वॉल्व है। क्योंकि आज देखो, आज आईपीएल में, आज रणजी ट्रॉफी लेवल पे और बहुत सारी जहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसे लोग आपको हमेशा मिलेंगे, लाइफ टू लाइफ जर्नी मिलते रहेंगे। ओके। वो आपका अगर जैसे आपने एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि मेरे को उस ग्रे मार्केट और उस गंद की तरफ नहीं जाना, तो प्लेयर कभी जाता नहीं है।
Okay. ऐसे मैंने देखा नहीं, क्योंकि ये तो मिलते रहेंगे, लाइफ लॉन्ग मिलते हैं लोगों को। आपको भी अप्रोच मेरे किया? को हाँ 3-4 बार मिल चुके हैं ऐसे लोग हाँ। कि जो ऐसे ऑफर्स देते हैं हम्म। या इंटेल मांगते हैं कि प्लेइंग 11 टीम क्या खेल रही है आपकी। तो ऐसे लोग मिलते रहते हैं, बट वो आपको पार्टीज में ले जाते हैं, आपको आपके दोस्त सर्कल लोग से ही लोग आ जाते हैं कि उनके थ्रू आ जाएंगे। जब आपको डायरेक्ट नहीं जानते तो वो Okay. आपके दोस्त से दोस्ती करेंगे, फिर ऐसे ऐसे लोग मिलते रहते हैं। मेरे को भी 2-3 लोग ऐसे मिले हैं लाइफ में। हाँ। और जितनी लंबी जर्नी होती है तो ये ऐसे लोग साथ साथ चलते रहते हैं, इस जर्नी के साथ साथ चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं टकराते रहते हैं लोगों को। Okay. प्लेयर्स को हमेशा कोशिश करते हैं अप्रोच करने की गलत एंगल से। अच्छा। हाँ जी। और अगर प्लेयर्स मना कर देते तो क्या ये लोग थ्रेट्स देते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि प्लेयर्स के साथ आप कंट्री के लिए खेल रहे होते हो, आप देश के लिए खेल रहे हो, तो आपके साथ बोर्ड और पूरा देश साथ रहता है। तो ऐसा ऐसा लोग सोचते नहीं हैं कभी, मैंने आज तक सुना नहीं। वैसे वाया मेल कुछ धमकियाँ आई हैं कुछ प्लेयरों को, अच्छा। हाँ, जिसमें काफ़ी सारे प्लेयरों का नाम है जैसे जिनको धमकियाँ आती हैं। बट अगर आप इमीडिएटली अगर आप बोर्ड को या अपनी स्टेट गवर्नमेंट को बता देते तो इमीडिएटली आपको हेल्प मिलती है। आपके करियर का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या था? आई थिंक क्रिकेट का रिग्रेट तो कुछ नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा होता है, बट एक मैं आई वाज पार्ट ऑफ दिल्ली डेयरडेविल्स। उसके बाद ऑप्शन था कि आप अपनी टीम आईपीएल में खुद सेलेक्ट कर सकते हो। तो जब मैं केकेआर में गया तो वहाँ पे बहुत स्लो पिच थी, तो वो मुझे लगता है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही फास्ट बॉल खेल सकता था। वहाँ पे हम 5 फास्ट बॉलर बाहर बैठे थे, जैसे मोहम्मद शामी मेरे साथ थे और बहुत सारे लोग थे जिनको मौका नहीं मिला खेलने का, ओके। क्योंकि वहाँ पे एक ही फास्ट बॉलर खेलता था और साथ में एक ऑलराउंडर खेलता था। ओके। हाँ, जिसमें जैक कैलिस परमानेंट टीम के पार्ट थे, क्योंकि वो बैटिंग भी बहुत अच्छी करते थे। ओके। तो आई थिंक वो मेरा एक बहुत गलत डिसीजन था। उसके वो 3 साल मेरे बहुत ख़राब हुए वहाँ पे। और उस टाइम पे ही उसके बाद जैसे ही मेरी परफॉर्मेंस बड़ी डाउन गई, तो मुझे लगता है कि वो सेकंड मेरा जो आईपीएल का फ्रेंचाइजी चेंजिंग डिसीजन था वो बहुत बहुत गलत था। फ्रेंचाइजी चेंजिंग डिसीजन। ओके। आपका कभी दिल टूटा है? दिल तो वैसे क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है, तो जब भी बेकार परफॉर्मेंस होती है तो दिल टूट जाता था, बट जल्दी ठीक हो जाता है वो। ओके। जी। और जब आप लाइफ में सबसे ज़्यादा हैप्पी होते हो तो सबसे पहले किसको फ़ोन करते हो? सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई को फ़ोन करता हूँ। उन्होंने मुझे जैसे मैंने क्रिकेट जर्नी स्टार्ट की थी तब से वो सपोर्ट कर रहे हैं। तब भी कुछ अच्छी मोमेंट्स आती हैं, सबसे पहले मैं उन्हीं को इन्फॉर्मेशन देता हूँ और उन्हीं से बात करता हूँ। आप जैसे फिटनेस में जिम और वो सारे रूटीन को फॉलो करते हो, क्या आप मेडिटेशन भी करते हो माइंड काम के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, क्या करते हो? जैसे एज ए क्रिकेटर, एज ए स्पोर्ट्समैन कोशिश करते हैं कि जैसे पावर योगा और सूर्य नमस्कार, और साथ में कुछ अभी रिसेंटली जैसे योगा इंस्ट्रक्टर टीम के साथ रहते हैं, तो उनसे जब मैंने गाइडेंस ली तो आलोम विलोम पे या ब्रीथिंग फोकस पे वो लोग बोलते हैं कि उस पर ध्यान करो। बट मुझे लगता है कि क्रिकेटर्स को ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन को मेंटली इतना कामनेस की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि वो जब आप जब इतनी फिटनेस और इतने रूटीन पे होते हो तो आप आपके 90% नर्व्स कंट्रोल में रहते हैं, ऐसे मुझे लगता है। बट फिर भी कुछ क्रिकेटर जैसे जो रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, जैसे एक दो लोग मैंने देखे हैं, शिखर करता है, उन्मुख चंद एक प्लेयर थे, अभी यूएसए चले गए। तो ऐसे मैंने कुछ प्लेयरों को देखा है, क्योंकि आपका स्पोर्ट्स रूटीन लंबा होता है तो उस टाइम पे आप रिकवरी मोड पे जल्दी आना पसंद करते हैं। जितने क्रिकेटर हैं वो रिकवरी से, आई थिंक उनकी वही मेडिटेशन है जो रिकवरी, जिसमें आइस बाथ, मसाज और स्ट्रेचिंग, ये आई थिंक ये भी उनकी एज ए कामनेस को बढ़ाती है। ओके। जी जी। ड्यूरिंग द मैच चोट लगती होगी रेगुलर बेसिस पे, उसको कैसे रिकवर करते हैं, हील कैसे होते हैं उससे? जैसे किसी भी प्लेयर को किसी भी टाइम इंजरी होती है, अगर इंजरी से रिकवर होने के लिए अच्छे फिजियो साथ में नहीं है टीम के पास, तो बड़ी डिफिकल्ट है कि वो टाइम, जैसे आपको लोअर बैक इंजरी है, हैमस्ट्रिंग टियर है, तो अगर अच्छे फिजियो नहीं है तो वो 1 महीने की जर्नी 3 महीने भी हो सकती है। तो अच्छे फिजियोज का टीम में रहना, एडवांटेज क्या है क्रिकेट में, अच्छे फिजियोज हैं, क्योंकि यहाँ पे फिजियो डॉक्टर्स को अच्छी सैलरी मिलती है। ओके। तो यहाँ पे क्रिकेटर्स वाली लाइन में सबसे जल्दी प्लेयर रिकवर करते हैं, क्योंकि यहाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं 24/7। यहाँ पे एक एनसीए है हमारा, जो मतलब सब स्टेट के ऊपर आता है। Okay. वहाँ पे और ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे 15 से 20 फिजियोज हैं, ट्रेनर हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट आज इतना फाइनेंशियली मजबूत हो गया है, तो यहाँ पे रिकवरी और प्लेयर का बहुत ध्यान रखा जाता है। ओके। कभी लाइफ में ऐसा मोमेंट आया कि ऐसा फील हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया है और फिर उसके बाद वापस बाउंस बैक करा आपने?
आई थिंक ऐसे 2-3 मोमेंट हैं जिसमें स्पेशली जब मैं डोप टेस्ट में फेल हो गया था, तो ऐसे लग रहा था कि मेरे को 18 महीने का बैन लगा कि अब तो पता नहीं आगे क्या होगा। उस टाइम पे ऐसा था कि पूरा ब्लैकआउट हो गया था, बट मैंने आफ्टर 2 और 3 वीक के बाद मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी मैंने। आई वाज डिड ट्रेनिंग मोर देन 1 ईयर और 4 महीने, मतलब मैंने 16 महीने नॉन स्टॉप मैंने ट्रेनिंग की। ओके। और उस ट्रेनिंग और उस टाइम पे मैंने अपना 10 से 15 यार्ड अपना किलोमीटर पेस बढ़ाया। ओके। हाँ, तो आई वाज अराउंड 145 से 50 के बीच में मैं पहुंच गया था रेगुलर पेस पे। मैं पहले भी आई वाज यूज्ड टू बॉल 135 टू 140, बट मैंने 10 से 15 यार्ड पेस उसके बाद भी बढ़ाया। ओके। तो वो आपने खुद पे काम करा, बिल्कुल, बेटर वर्जन बनाया खुद का। बिल्कुल, क्योंकि जब आप लाइफ में आपसे मिस्टेक हो जाती है कोई, जब तब आपको पता है कि अब ये टाइम है, तो उस टाइम को मैंने उस तरीके से यूज़ किया। फैमिली ने आपको हमेशा बचपन से सपोर्ट करा आपके ड्रीम्स के लिए, या कभी ऐसा टाइम आया कि आपने लोनली फील किया, और कैसा था फैमिली का सपोर्ट? फैमिली मेरे को, मैंने स्टार्टिंग से बताया, मेरे बड़े भैया ने मेरे को हमेशा बड़े सपोर्ट भैया। किया एज ए क्रिकेटर, क्योंकि फैमिली में क्योंकि पहले क्रिकेट इतना कमर्शियली इतना मजबूत नहीं था। ये आफ्टर 2008 आईपीएल के बाद पैसा आना स्टार्ट हुआ, बट क्रिकेट मैंने 2001 से स्टार्ट कर दिया था एज ए प्रोफेशनल, 2001 से। तो उस टाइम पे इतना फाइनेंसली जॉब्स भी नहीं थी, स्पोर्ट्स कोटा भी नहीं था इतना। उस टाइम पे मेरे बड़े भैया ने बड़ा हेल्प किया, और थ्रू आउट द कैरियर उन्होंने, जब भी मुझे लगता था कोई रिक्वायरमेंट है या मुझे कोई एज ए बिजनेस गाइड लेनी है कि पैसा कहाँ डालना है, आईपीएल का पैसा कहाँ डालना है, जो इनकम्स आती है, तो उन्होंने थ्रू आउट मेरे को बड़ा सपोर्ट किया एज ए बड़े भाई। उन्होंने मुझे हमेशा हेल्प की। ओके। आप अपनी मॉम से ज़्यादा अटैच्ड हैं? हाँ, Parents? फैमिली में सबसे अटैचमेंट है, बट आपको मैंने बताया जो स्पेशल है वो बड़े भैया। भाई हैं। भैया। क्योंकि मम्मी पापा से भी पूरी अटैचमेंट है, बट क्या होता है कि आप एक फैमिली में ऐसा आदमी होता है जिससे आप सारी बातें शेयर कर पाते हैं, तो बड़े भाई हैं। कभी ऐसी बात करनी है जो मैं फादर से नहीं कर सकता, वो थ्रू बड़े भाई से बड़े भाई होता को है। करता हूँ, फिर वो फादर से बात करते हैं। तो आप अपने बड़े भाई को अगर बहुत ज़्यादा एज अ मेंटोर भी अगर मानते हो, जिन्होंने आपको लाइफ में बहुत सपोर्ट किया है, जी, जी। तो उनकी कोई ऐसी लाइफ एडवाइस जो आपको बहुत हेल्पफुल है, अभी भी आप कभी कुछ स्टक हो जाओ तो उनके एडवाइस आपने हाँ, यूज़ बिल्कुल। करी हो? अब जैसे मेरा करियर, अभी मैंने रिटायरमेंट ले लिया है, तो अब मैं बिज़नेस की तरफ जा रहा हूँ। वो बिज़नेस में पहले से 20 साल से काम कर रहे हैं, वो रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। वो इवन हमारे यहाँ एग्रीकल्चर है, हमारी ज़मीन है कुछ गाँव में, उनको भी देखते हैं। तो अच्छा। अभी भी मैं उनसे गाइड लेता हूँ कि रियल एस्टेट में क्या-क्या करना चाहिए, जैसे डॉक्यूमेंट्स कैसे होने चाहिए जब भी आप रजिस्ट्री करवाते हैं, तो इन एंड आउट वो सब सारी नॉलेज उनसे लेता हूँ। अब जैसे मेरा ए पार्ट था क्रिकेट का, वो अब बी पार्ट में भी, बिज़नेस वाले में भी वही हेल्प कर रहे हैं मेरी। तो ओके। एज ए गाइडेंस, एज ए बिज़नेस बचपन मेंटोर से भी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही हैं। क्या आप जैसे आपका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो भी सिचुएशन हो जाए पॉजिटिव रहना है, जैसे मैं आपको पहले भी आपसे मिली हूँ, तो क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हो? नहीं, मेरे फादर साहब ने एक ही बात कही है कि अगर जब इंसान को जन्म मिलता है, तो जब आप चल रहे होते हैं तो गलत चीज़ें और टफ टाइम हमेशा आएगा। तो ये सब लाइफ का पार्ट है, बट कोई भी चीज़ को इस तरीके से अपने पे हावी नहीं होने देना, या मतलब आप इतने पॉजिटिव रहो कि कोई चीज़, हर काम आप कर सकते हो। तो उन्होंने मैं कम बात करता हूँ, बट जब भी वो बात करते हैं तो मैं, आई थिंक ये जो पॉजिटिव वर्ड है, ये मेरे फादर साहब की तरफ से मेरे अंदर है, और मुझे लगता है कि वो भी ऐसे एग्रेसिवली काम करते हैं, कोई फील्ड हो। ILC T20 लीग का सबसे जिस ऐसा मोमेंट जिसमें गूज़बम्प्स आ गए हो? आई थिंक जब ये फाइनल मैच हो रहा था, हाँ। हम लोग बहुत खुश थे, ऐसे लग रहा था। इवन गूजबम के साथ साथ ऐसे बड़ी प्राउड मोमेंट भी थी हमारे लिए, जो हम चारों लीग फाउंडर्स हैं। तो बड़ी खुशी हो रही जब लास्ट ओवर चल रहा था, तो क्योंकि जब हमने इसको प्लान किया था 1-1.5 साल पहले से कि इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे करते हैं, तो क्योंकि एज ए बिजनेस बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी प्रॉपर्टीज बना पाते हैं, बट एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हमने बनाया, तो बड़ी खुशी हो रही थी हम चारों के लिए, और बड़ी प्राउड मोमेंट भी थी वो। और वो कितने लोगों ने वो मैच ऑनलाइन देखा? आई थिंक मोर देन मल्टी मिलियन जी, व्यूअर्स। जैसे एक ऐप है, उस पे आई थिंक 11 मिलियन सब्सक्राइबर थे। तो बड़ी खुशी हुई कि हमारे पहले सीजन पे इतने व्यूअर हैं उस ऐप पे थे।
तो वो ये बड़ी खुशी थी कि एज ए लीग फाउंडर मतलब हम लोग इस अचीवमेंट पे पहुंच गए। अगर आप बचपन से आपका क्रिकेट पैशन है, अगर क्रिकेट नहीं होता तो क्या कर रहे होते आप? आई थिंक मेरी फैमिली से काफ़ी लोग आर्मी में हैं और हरियाणा पुलिस में, तो मे बी मुझे लगता है कि मैं सर्विस कर रहा होता, बट मेरे को वैसे पर्सनली एग्रीकल्चर बहुत पसंद है। जो आजकल तो जैसे मॉडर्न एग्रीकल्चर आ गया है जिसमें ऑर्गेनिक खेती की जाती है, मेरा बड़ा मन है कि मैं अगर होता तो मैं वो जरूर करता अपनी लाइफ में। ऑर्गेनिक हाँ जी, हाँ फार्मिंग। जी। या गार्डनिंग या इस तरीके का मेरा मन था कि मैं अपनी, क्योंकि हमारे गांव में कुछ लैंड है, तो मैंने अभी भी अपने फादर साहब को भी सजेशन दिया था कि हम अब ऑर्गेनिक खेती करेंगे जिसमें ऑर्गेनिक मशरूम, ब्रोकलीज, मतलब मेरे को थोड़ा नॉलेज भी है उस बारे में, बट ज़्यादा एजुकेशन ले नहीं पाया, बट आगे फ्यूचर में भी जरूर करूँगा मैं। ओके। जी। अभी आप किसी मिशन पे भी हैं जो क्रिकेट से लिंक्ड हो? मतलब ऑफ कोर्स अभी आईएलसी T20 है ही, बट जी, अब कोई ऐसा आपका डिफरेंट और भी कोई मिशन चल रहा है साथ में? मेरा मिशन तो यही है कि जितने भी क्रिकेटर हैं, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, इवन नॉट ओनली क्रिकेटर, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, उनके करियर कैसे लंबे हों, तो ऐसे मैंने एक वेलनेस प्रोडक्ट बनाया है, प्रोटीन और सप्लीमेंट्स, जिसमें एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन हम लोग लेके आ रहे हैं, और नेचुरल BCA वगैरह जो फ्लेवर्ड वाले हैं, बट फ्लेवर्ड वाले भी ऐसे हैं वो विदाउट शुगर हैं, तो मतलब हेल्दी कुछ वेलनेस प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं मार्केट में। ओके। तो जिसमें मतलब उनकी जर्नी और रिकवरी में बड़ी हेल्प मिले, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं थ्रू आउट दिस वर्ल्ड, बट हम चाहते हैं कि इंडिया, क्योंकि इंडिया का फ्यूचर बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में, तो ये एक मेरा प्लान है, और उसमें हमने वाइल्ड कार्ड जो हमारा ब्रांड, उसमें हमने स्टार्ट किया है ब्रांड। ओके। हाँ, जल्दी हमारे कुछ प्रोडक्ट आने वाले हैं मार्केट में, उसमें जिसमें क्रेटीन और कुछ प्रोडक्ट अभी नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं हमारे, ओके। तो मैं चाहता हूँ कि जितने स्पोर्ट्समैन उनको बेनिफिट जरूर मिले। ओके। ओके। आपका सर कोई एनजीओ भी है? हाँ, एक मेरी PS फाउंडेशन है, अभी 4 साल हो गए। हमने पहले राउंड में, मतलब जो हमारा जो पहला प्रोग्राम था, उसमें हमने 20 बच्चों को हेल्प की थी, जिसमें कुछ किट्स और एक हमने टूर्नामेंट भी करवाया था, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट किट्स? सारा फ्री ऑफ कॉस्ट किया था, जिसमें कुछ CSR फंड हमें मिला था अलग अलग कंपनीज से। अब एक हम बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं आफ्टर 2 मंथ, जो हमारे एरिया की MP हैं सहरावत जी, उनके साथ एक हम 10 टैलेंट हंट गेम कर रहे हैं, जिसमें हम जो भी टैलेंट बच्चे होंगे उनको हम ईयरली स्पॉन्सर करेंगे, जिसमें उनको उनके इक्विपमेंट्स और साथ में जितने भी सप्लीमेंट्स हैं वो फ्री, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दें। क्या राइट एज होनी चाहिए क्रिकेट में एंटर करने की, जैसे जो लोग अब बच्चे लोग जो बनना चाहते हैं क्रिकेटर्स? आई थिंक क्रिकेट बिल्कुल, क्योंकि देखो हर गेम में स्ट्रेंथ और इंडोरेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, तो अगर जितना जल्दी बच्चा एज ए फिटनेस में आ जाता है, उसके साथ स्किल्स जल्दी सीख लेता है, तो जल्दी मैच्योर और जल्दी टैलेंटेड प्लेयर बन सकता है। ओके। सबसे हर स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है फिटनेस। आई थिंक बच्चे को आप जल्दी एक्टिविटी में डाल देते हैं और वो फिट है, इसलिए मैं जो भी मेरे फ्रेंड लोग हैं या उनको कुछ भी रिलेटिव हैं या नॉन लोग जो मुझे मिलते हैं, तो मैं उनको भी यही गाइड करता हूँ कि बच्चों को फ़ोन से दूर रखो, एटलीस्ट अगर वो स्पोर्ट्स ना खेलें तो एटलीस्ट वो उस फिटनेस वाले फेज पे जरूर आएँ, मतलब फिट रहें। तो आई थिंक क्रिकेट स्टार्ट करने की राइट एज है वो, आई थिंक 8 to 10 है। 8 to 10। हाँ जी, बट फिटनेस अगर बच्चे को एक्टिविटी आप स्टार्टिंग से करवाते रहें, उसका इंटरेस्ट बनता है नहीं बनता है, डेवलपमेंट होती है, वो सेकेंडरी है, बट आई थिंक जो राइट एज है 8 to 10 है, जिसमें वो स्किल्स, बेसिक स्किल्स अपने क्लियर कर ले अपने। और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो आपके एनजीओ से कनेक्ट हो जाएं। जो बच्चे बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर बच्चा टैलेंटेड है, क्योंकि टैलेंट का पता लगता है Talented, हाँ। 15 से 17 साल के बाद। ओके। अगर बच्चा बेसिक्स अगर अच्छे करता है, हमें पता है फिटनेस अच्छी है, तो हमारे एनजीओ जुड़े बिल्कुल, और जो भी बच्चे अच्छे होंगे उनको हम जरूर सपोर्ट करेंगे। और वो आपकी वेबसाइट पे जाके आपको कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। ओके। वन पीस ऑफ एडवाइस जो अपकमिंग बॉलर्स हैं उनके लिए? आई थिंक जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं जो प्रोफेशनल खेल रहे हैं अभी, तो रिकवरी और डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिकवरी आप अगर अच्छी ट्रेनिंग करें तो रिकवरी का रिक्वायरमेंट है, और आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो डाइट बहुत, तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो डाइट में तो क्या लेना चाहिए, मतलब क्या नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी या कुछ डिफरेंट? नहीं, जैसे कोई वेजिटेरियन है तो उसके लिए जैसे जितने भी वेज प्रोटीन ऑप्शंस हैं, वैसे एक स्पोर्ट्समैन को बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट उसको 80 से 100 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। जो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, तो उसको भी इतना ही खाना चाहिए।
और अगर आप नॉन स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपको 60 से 70 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। ओके बट इंडिया में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग सब 20 से 30 ग्राम प्रोटीन खाते हैं ओके नॉर्मल रूटीन लाइफ पे। तो आई थिंक ये कल्चर या एजुकेशन जल्दी आने वाली है, तो ये पूरी डिफाइन भी होना चाहिए, लोगों को पता भी होना चाहिए, इसके बारे में एजुकेशन भी जरूर आनी चाहिए। और आजकल के जो यंग क्रिकेटर्स हैं उनमें आपको क्या टैलेंट दिखते हैं? जितने भी यंग क्रिकेटर हैं अभी रिसेंटली कुछ सालों में या कुछ 4-5 साल से बड़े टैलेंट आए हैं। एक लड़का आपने देखा होगा आईपीएल में, सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी। हाँ, 14 साल लड़का इतना टैलेंटेड है। तो अब बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट आ रहे हैं कंट्री के अंदर, जो कम एज में बड़े मैच्योर हैं, वो बड़े टैलेंटेड हैं। जो लड़के 20-20 साल से प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको ओपनली उनसे टक्कर ले रहे हैं, उनको मार रहे हैं एज ए बैट्समैन, जैसे हमने इसको देखा सूर्यवंशी को। तो यंग टैलेंट काफ़ी आ रहा है। अब इंडियन टीम भी अच्छा कर रही है, 3-4 नए नाम चेहरे हैं जो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो इंडिया का फ्यूचर बहुत अच्छा है एज ए क्रिकेट स्पोर्ट्स लाइन में। जी बहुत अच्छा है। और आप लाइफ में कोई ऐसा मोटिवेशन एक लाइन है जो खुद को बोलते हो जब कभी ऐसा फील होता है कि मैं अब गिव अप हो गया, अब हार गया टाइप, और लेकिन मैं फिर से कोई मोटिवेशन लाइन जो आप खुद से बोल के वापस खड़े हो जाते हो? आई थिंक मोटिवेशन लाइन, जब भी मुझे कुछ ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन आती है, तो मैं आपको पहले ही बताया कि एज ए मेंटोर भाई से बात करता हूँ। और मेरी पर्सनल भी फीलिंग है, जब भी मैं ऐसे लो फील करता हूँ या कुछ ऐसा होता है, तो आई टू स्टार्ट रनिंग और ट्रेनिंग। तो मुझे लगता है कि लाइन की बजाय मैं ना कुछ ऐसा पॉजिटिव काम करता हूँ जिससे मेरा माइंड ऑटोमेटिकली काम में काम busy हो जाते हो। हाँ पॉजिटिव हो जाता है। क्या आईपीएल में सिलेक्शन पैसा और पीआर से होता है, टैलेंट से नहीं? नहीं, आईपीएल में सिलेक्शन टैलेंट से होता है, क्योंकि आईपीएल अभी वही बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं जो रणजी ट्रॉफी और मुश्ताक अली 2 लेवल हैं जहाँ अच्छे करते हैं। Okay. और जितने भी टीम ओनर्स हैं उनके पास जो भी सिलेक्टर हैं या जो टैलेंट हंट एक विंग बनाया हुआ है, Okay. उससे लोग आते हैं, उससे लोग पिक करते हैं कि कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि अभी कमर्शियल हो गया है आईपीएल, तो मुझे लगता नहीं है कि वहाँ आप इतने अप्रोच या पैसे से पहुंच पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो भी टीम ओनर्स है वो परफॉर्मेंस मांगते हैं, टैलेंट और परफॉर्मेंस मांगते हैं। तो आई थिंक ये अच्छा है कि जितना भी अंडर कैमरा या जितने भी सेलेक्टर्स हैं उनके अंडर ये चीज़ें कंट्रोल उनके नोटिस में रहती हैं, तो करप्शन के चांसेस बहुत कम हैं। जी। क्या आईपीएल में जो मैचेस होते हैं बीसीसीआई, क्या प्लेयर्स में पार्शियलिटी की जाती है, स्टार प्लेयर्स और डिफरेंट जो न्यू प्लेयर्स आते हैं? नहीं, क्योंकि मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैं 5 आईपीएल टीम का पार्ट रहा हूँ। क्योंकि जितने भी आईपीएल ओनर्स हैं या उनके सीईओ या कोचेज हैं, वो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। बट हाँ, जो कुछ स्टार प्लेयर्स हैं उनको एडवांटेज ये मिलता है कि वो नेट में बैटिंग लंबे टाइम तक करते हैं, कुछ एडवांटेज उनको मिल जाते हैं। बट ऐसा 100% ऐसा नहीं है कि बाकी सबके लिए इक्वल है, क्योंकि प्रैक्टिस गेम्स होते हैं। तो आपकी सारी चीज़ें सबके सामने हैं। कोचेज़ को दिखता है कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको प्रमोट भी करते हैं। कुछ स्टार प्लेयर को थोड़े बेनिफिट ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, क्योंकि आप हमेशा लाइमलाइट में रहते हो, तो आप टीम की रीढ़ की हड्डी हो, तो आपको कुछ जो इंडिविजुअल कुछ प्लेयर को बेनिफिट मिलते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। और आप जैसे अब आप और आपके काफ़ी सारे मिशंस चल रहे हैं, बिजनेस चल रहा है, वर्क चल रहा है, एनजीओ चल रहा है, तो आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो, अपने मी टाइम में? अपने फ्री टाइम में कोशिश करते हैं कि जैसे मेरे नेफ्यूज़ क्रिकेट खेल रहे हैं उनको टाइम दें, या फैमिली को टाइम दें। अपनी वाइफ के साथ कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा हैंग आउट कर पाएँ कहीं ना कहीं। तो जैसे बिजनेस के साथ बहुत डिफिकल्ट है कि आप अपने लिए या फैमिली का टाइम निकाल पाओ, तो वो सब प्लान में लग जाते हैं, फैमिली प्लानिंग और वो सब चीज़ों में है, जहाँ पे टूवर्ड्स अपने घर वालों को टाइम दें। ओके। कभी आपको मूवी का शौक है, मूवी का टाइम मिला कभी देखने का? पहले जब मैं खेलता था तो कोशिश करते थे कि जब भी गैप होता था एज ए टीम 3-4 लोग एक साथ जाते थे। अब टाइम कम मिलता है, बट अब तो आई थिंक नेटफ्लिक्स और ये जब भी मैं कोशिश करता हूँ, हाँ जी, ओटीटी पे डाउनलोड करते हैं। जब ट्रैवलिंग कर रहे थे, फ्लाइट में कभी होते हैं तो वहीं देख पा रहे हैं हम तो मूवी। एक बार विराट कोहली से पूछा था कि अगर आपको 1 डे फुल खाने को मिल जाए तो कैसे कैसे क्या क्या खाओगे? तो उसने बोला था कि मैं मॉर्निंग में ये छोले भटूरे खाऊंगा, फिर मैं ये खाऊंगा, फिर मैं दाल मखनी खाऊंगा। तो आपका क्योंकि बिकॉज डाइट वैसा होता है, तो आपका क्या, अगर आपको एक दिन मिले कि अपनी मर्जी से जो खाना है खाओ, तो आपका क्या रूटीन रहेगा सुबह से शाम तक? मैं तो आपको ऑनेस्टली एक चीज़ बताऊं, वैसे मैं तो सब चीज़ें खाता हूं, बट मेरा क्या है, जब भी मेरे चीट मील होते हैं तो मैं हार्ड वर्क थोड़ा एक्स्ट्रा करता हूँ।
हाँ। और कोशिश करता हूँ कि चीट मील्स कम से कम हों, क्योंकि जब देखो आप जब भी आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं या स्पोर्ट्स पर्सन है, जब भी आप जिस भी फील्ड में, तो फिटनेस फर्स्ट है, उसके बाद सब खाने पीने की चीज़ें आती हैं, तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। बट जैसे आई बिलोंग फ्रॉम, जो मेरी पास हिस्ट्री और हरियाणा से है, तो हमारे यहाँ मीठा तो रेगुलर खाते हैं, जैसे दाल बाटी चूरमा सब ये चीज़ें, तो हमारे यहाँ डाइट को इतना फॉलो नहीं किया जाता, ओके। क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जीन्स भी हैं उस पार्ट से, हमारे यहाँ पार्ट से, तो आई थिंक लोग इतना खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, ओके। क्योंकि वो उनका कल्चर ही है फिटनेस, तो इतना फोकस नहीं करना पड़ता, ओके। क्योंकि वह फिटनेस मतलब आप किसी बच्चे को देखो तो ऐसे रोड पे रनिंग कर रहा होता है, कुश्ती कर रहा होता है, तो वो जो हरियाणा बेल्ट, इवन आपने देखा है ओलंपिक में भी जितने मेडलिस्ट हैं सब उस तरफ से ही आते हैं, ओके। टूवर्ड्स हरियाणा। 70% 80% मेडल हरियाणा से हैं। अच्छा। तो हमारा जो पास्ट कल्चर है वो सिर्फ फिटनेस ही है, फिटनेस या फिर आर्मी है, टूवर्ड्स इधर है। तो आई थिंक हम जो हरियाणा कल्चर है, और जहाँ से मैं जिस तरफ से मैं आता हूँ, हाँ। तो वहाँ खाने पे इतना डिसिप्लिन रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। ओके। फिर भी आपका फेवरेट चीट मील क्या है? जब मुझे लगता है कभी कभी जब मेरा मन करता है, हाँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे यहाँ चुरंगी लेन के छोले कुलचे हैं, ओके। हाँ जी, तो वहाँ कभी कभी वहाँ वो खा लेते हैं, या मुझे समोसे बहुत पसंद है, तो कभी कभी 1-2 समोसे खा लिए। और सर, वन लाइनर मोटिवेशनल मैसेज फॉर द लिसनर्स जो आपको सुन रहे हैं, जो लाइफ में अटके हुए हैं और एक मोटिवेशन की ज़रूरत है। होता है ना कि कभी कभी कोई एक लाइन, एक चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल देती है, तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, यंग फॉलोअर्स, लिसनर्स? मेरी जितने भी जो मुझे फॉलो करते हैं या जो मुझे सुनना चाहते हैं मेरे मेरे मुंह से, कि मुझे लगता है कि आपको आपके लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते काम। अगर आप अगर मेंटली मजबूत हैं या कुछ सोचते हैं, तो हर काम कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा कभी ऐसे कोई स्पेशल लाइन बनाई नहीं। मुझे लगता है कि जब आप जो भी आप लाइफ में फोकस कर लेते हैं और करने के ठान लेते हैं, तो सारे काम कर सकते हैं लाइफ में, ऐसे मुझे लगता है। बहुत सही बात है सर, मैं भी इसको मानती हूँ, फॉलो करती हूँ। जी। और सर, अभी आप बिजनेस में आए हो, तो अभी और क्या चीज़ हमने स्टार्ट की है? वैसे तो अभी मैंने प्रोटीन का काम स्टार्ट किया है। वाइल्ड कार्ड वेलनेस अपना प्रोटीन ब्रांड है, जो ओह, वाओ। बच्चों और सीनियर्स के लिए लेके आ रहे हैं। ओके, वेरी नाइस। सर, वाइल्ड कार्ड वेलनेस का होर्डिंग वर्क वो तो आपको ही देंगे, आपसे करवाएंगे प्रमोशन। बस आ रहा, लॉन्च हो रहा है, फिर आपसे पूछते हैं कहाँ आप प्रमोशन करोगे। Okay. बिल्कुल, वो तो आपकी क्लास ही है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मुझे लगा होगा कि आपको बहुत मज़ा आया होगा इस पॉडकास्ट में, और सर मैंने बहुत एंजॉय करा। थैंक यू, मुझे बहुत मजा मैंने आया। बहुत सीखा। आपने काफ़ी सारे इंटेल क्वेश्चन पूछ लिए। मज़ा आया बिल्कुल, मेरे को बहुत। और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन Thank you. ILC T20 लीग के लिए। थैंक यू। और हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में राहुल सर के साथ भी बैठेंगे, मनीष, राहुल सर, आप हम बिल्कुल, साथ बिल्कुल, में होंगे, बिल्कुल, और जी, जी, पूरा बिल्कुल। डिटेल में बात करेंगे, पूरी ILC टीम, पूरे ILC टीम जी, के साथ। बिल्कुल। बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच।